कल्पना कीजिए, आप स्कूटर खरीदने के लिए शोरूम जाते हैं, पैसे जमा करते हैं और दुकानदार आपको कहता है स्कूटर 15 साल बाद मिलेगा। जी हां, आज से कुछ दशक पहले भारत में ऐसा ही होता था। स्कूटर के लिए 15 साल की वेटिंग, टेलीफोन के लिए 10 साल और घर बनाने के लिए सीमेंट भी सरकारी परमिट से मिलता था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारत में लोग लाइसेंस और परमिट के पीछे भाग रहे थे? आज की कहानी है भारत के सबसे रहस्यमय दौर की, जिसे कहा जाता था लाइसेंस राज। आज अगर आपको स्कूटर चाहिए तो आप शोरूम जाते हैं और उसी दिन घर ले आते हैं। कार चाहिए, कुछ दिनों में मिल जाती है। मोबाइल, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, सब कुछ तुरंत। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इन चीजों के लिए लोग सालों इंतजार करते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक गरीब देश, कम उद्योग और सीमित संसाधन। नेहरू ने फैसला किया कि भारत को समाजवादी मॉडल पर चलाया जाएगा। 1950-60 के दशक में भारत में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। इसे कहा गया लाइसेंस परमिट क्वोटा सिस्टम। इसका मतलब था, अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई मशीन विदेश से लानी है तो भी सरकार से परमिट लेना होगा। यानी सरकार तय करेगी कि देश में कौन क्या बनाएगा और कितना बनाएगा। 1960-70 के दशक में भारत में स्कूटर बनाती थीं कुछ ही कंपनियां। सबसे प्रसिद्ध थी बजाज ऑटो, लेकिन उत्पादन सीमित था। परिणाम, स्कूटर लेने के लिए लोगों को 10-15 साल तक इंतजार करना पड़ता था। कई लोग तो अपने बच्चों के नाम पर स्कूटर बुक करवाते थे ताकि जब बच्चा बड़ा हो तब तक स्कूटर मिल जाए। उस समय टेलीफोन लगवाना भी आसान नहीं था। सरकारी कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया के पास आवेदन देने के बाद कभी कभी 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था। कारों के विकल्प भी बहुत कम थे। सबसे लोकप्रिय कार थी हिंदुस्तान एम्बेसडर और दूसरी थी प्रीमियर पार्ड मिनी। दशकों तक भारत में यही कारें चलती रहीं। 1950-70 के दशक में कई उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया, जैसे एयरलाइन एयर इंडिया, जिसे पहले उद्योगपति JRD टाटा चलाते थे। बाद में सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत कर लिया। भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की शुरुआत 1940 में उद्योगपति वालचंद हीराचंद ने की थी, लेकिन बाद में यह भी सरकारी नियंत्रण में चली गई। 1959 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार का कहना था, इससे गरीबों और किसानों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचेंगी, लेकिन आलोचकों का कहना था, इससे अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण और बढ़ गया। उस दौर में लोगों को कई चीजों के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। सीमेंट, स्टील, फोन, गाड़ी, यहां तक कि रेडियो रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इस व्यवस्था को लोग लाल फीताशाही कहते थे। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। तब प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन शुरू किया। लाइसेंस राज को धीरे धीरे खत्म किया गया। विदेशी कंपनियों को भारत आने की अनुमति मिली और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदलने लगी। आज जब हम ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में कार बुक कर सकते हैं, जब मोबाइल से रेलवे टिकट खरीद सकते हैं, तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि कुछ दशक पहले भारत कैसा था। एक ऐसा भारत जहां स्कूटर पाने के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ता था। और शायद इसलिए इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि आज की सुविधाएं कल के संघर्षों की कहानी है। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और छिपी हुई कहानियां पसंद हैं, तो चैनल लॉस्ट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बताते हैं इतिहास की वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को यहीं रुकने मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यह चैनल बिना किसी स्पॉन्सर और बिना किसी पेड प्रोपेगेंडा के चलता है। अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष कहानी कहने की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आर्थिक सहयोग अवश्य करें।
आपका छोटा सा सहयोग भी हमें और गहरी रिसर्च और सच्ची कहानियां लाने में मदद करता है। और यह थी एक और लॉस्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली कहानी में।